हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुलवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पे करवाने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो बेटा आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज मैं अब सारे लेसन को एक साथ लेके जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन हो सकता है, उस पे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है ये भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं बेटा तुमसे ये बताइए कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है? आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपका जो आंसर होगा कौन होगा भाई? क्या होगा? मैंने शुरुआत में कुछ बता दिया था, क्या कौन होंगे भाई? लेवासिए। कौन होंगे? लेवासिए होंगे। ठीक है, लेवासिए होंगे। और इनको क्यों आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता क्यों माना जाता है? आधुनिक रसायन का जन्मदाता इन्हें क्यों माना जाता है भाई? इसलिए क्योंकि इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का इन्होंने नियम दिया था, इसलिए इन्हें आधुनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? ये पहले पार्ट से बेटा हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, पहले पार्ट से कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, उस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन आ चुका है कि BHC का पूरा नाम क्या होता है? BHC का पूरा नाम क्या होता है? BHC का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन मतलब आ चुका है। ये जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है वही। तो इसका जो आंसर होगा कि BHC का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा। ठीक है बेटा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, BHC का पूरा नाम क्या होगा? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया BHC का पूरा नाम क्या होगा, तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए CFC का पूरा नाम क्या होगा? CFC का पूरा नाम क्या होगा? तो बेटा CFC का जो पूरा नाम होगा यहां पे होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या होगा भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा CFC का पूरा नाम। और इसका यूज कहां पे हो रहा है भाई? तो रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है। कहां पे यूज हो रहा है? तो इसका यूज कहां पे हो रहा है? रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग हो रहा है। और ये हमारे जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही हुई। जो CFC जो यहाँ पे जितने भी शीतलक यहाँ पे यंत्र होते हैं जो आपको ठंडा प्रदान करते हैं, जैसे हो गया क्या? रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर में जैसे मान लो आपके पास फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है, AC है, तो यहाँ पे आपको उसमें जो गैस प्रयोग होती है वो कौन सी होती है? CFC, जो कि ओजोन परत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हैं निम्नलिखित में यौगिक है। निम्नलिखित में, अच्छा यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में यौगिक नहीं है। ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है और आ चुका है। निम्नलिखित में यौगिक नहीं है, ये प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में यौगिक नहीं है। मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, नमक, नंबर 2 यहाँ पे साबुन। ठीक है, क्या हो गया? साबुन हो गया।
नंबर 3 आपका हो गया यहाँ पे दूध, क्या हो गया, दूध हो गया। नंबर 4 यहाँ पे सिरका हो गया, सिरका, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में यौगिक नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो बेटा यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक का एक फार्मूला होता है, एक अपना निश्चित फार्मूला होता है। यौगिक का एक अपना निश्चित फार्मूला होता है। अच्छा ये बताइए, आपने नमक का फार्मूला सुना है? नमक का फार्मूला सुना है भाई, क्या? NaCl होता है, ठीक है। नमक का फार्मूला सुना होगा, क्या? NaCl। बहुत प्रकार के नमक होते हैं, द्विक लवण, फिटकरी क्या है? अपने आप में द्विक लवण है, संकर लवण है, बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है। अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण, बहुत सारे लवण होते हैं। लेकिन यहाँ पे नमक का जो फार्मूला होता है क्या होता है? NaCl। साबुन का भी फार्मूला होता है, साबुन का फार्मूला होता है क्या? C17H35, C17H35। यहाँ पे CO, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के साबुन होते हैं भाई, सोडियम और पोटेशियम के। तो यहाँ पे जो है ये सोडियम और पोटेशियम का फार्मूला यहाँ पे मतलब साबुन का फार्मूला होता है। उसके बाद सिरका का फार्मूला भी होता है भाई, ठीक है, क्या? CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो कि सिरका होता है। अब यहाँ पे जो है कभी आपने दूध का फार्मूला सुना है क्या? आपने कभी दूध का फार्मूला सुना है? तो आपने कभी भी दूध का फार्मूला नहीं सुना होगा, किसका ये फार्मूला होता है। तो जिसका फार्मूला आपको नहीं मतलब जिसका फार्मूला नहीं होता है तो वो यौगिक नहीं माना जाता है। इसे हम पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? इन्हें पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। इनको हम यौगिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए यहाँ पे ऊर्ध्वपातज पदार्थ यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नहीं है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ये ऊर्ध्वपातज होता क्या है? पहले इसमें ऑप्शन लिखने फिर आपको बताते हैं। A, B, C और ऑप्शन नंबर D, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। नंबर एक है यहाँ पे NH4Cl, नौसादर, क्या हो जाएगा? नौसादर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा मोम हो जाएगा। तीसरा वही क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। चौथा कागज। इसमें कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? अच्छा पहले ये बात समझते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता क्या है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता क्या है बेटा? वे पदार्थ जो गर्म करने पर, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे यहाँ पे गैस अवस्था में बदल जाए। ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। बेटा यहाँ पे जो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड होता है यह एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, इसको याद रख लेना बेटा। अमोनियम क्लोराइड या नौसादर अपने आप में एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। दूसरा मोम भाई मोमबत्ती, आप जब मोमबत्ती जलाते हैं तो सीधे बताइए क्या उसकी राख मिलती है क्या आपको? मोमबत्ती आप जब जलाते हैं क्या उसकी राख मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये भी क्या है? एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जो आपका मोमबत्ती होता है वो भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अगला आयोडीन भी अपने आप में कैसा है भाई? ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अगला है यहाँ पे
कागज, भाई जब कागज आप जलाते हैं, कागज जलाते हैं उसी क्या मिलती है, राख मिलती है, सीधे गैस अवस्था नहीं बदलता, उसकी राख मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे ये कागज जो होगा ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, बाकी तीनों क्या है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है कि नौसादर क्या है, एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है कि नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बेटा, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 15 है, ये आ चुका क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 12 दे सकता है, 17 दे सकता है, ठीक है, 20 दे सकता है, कुछ भी आपको दे दे, तो वहां पे आपको बताना होगा कि वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, बेटा जान लो कि परमाणुओं में क्या होती है, कक्षाएं, और परमाणु कक्षाएं में कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नहीं कि जितना पाओ उतना भर दो, कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन बता दिया गया है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बेटा हाई स्कूल बेस्ड आपको बताता हूं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं, बहुत सिंपल से तरीके से समझना। ठीक है, आपका 1 से 30 तक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। जान लो यहाँ पे डब्बे रखे हैं, यहाँ पे डब्बे रखे हैं बेटा, समझो इसको, एक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 18, 2 8 8 18 ऐसे जोड़ लो भाई, 2 8 8 18, इतना आप जान लो, इसी पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से 30 तक इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या, 2 8 8 18, इसी बेस पे आपको करना बेटा, आसानी से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे करना किसका, 15 का, तो बेटा यहाँ पे 15 में पहले आपको कितना भरना है, 2, इसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है। इस डिब्बे में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है। दूसरा 2 काम है, उसके बाद क्या भाई, कितना हो जाएगा, 8 8 2 10, हमें करना कितने का है, 15, मतलब 15 को इसी डब्बे में बांटना, जान लो ये यहाँ पे जान लो कि इसी डब्बे में क्या करना है, बांटना है, 2 8। अब बताओ कितना हो गया, 8 2 10, अभी इसमें कितना बचा है, इसमें 8 आ सकता है, मैंने कहा 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 8 से कम हो सकता है। तो भाई अभी कितना बचा है, 8 2 10, 5 बचा है, 5 रख दो, तो 8 2 10 5 15 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। भाई क्या हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बताओ वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप देखो कितने भाई, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। यहीं पे अगर आपका कितना पूछता, 12, कि बताओ परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व के वाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सिंपल से बेटा क्या हो जाएगा, 2 8 8 2 10, कितना बचा अभी, 8 2 10, अभी 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, 17 भी पूछ सकता है, तो भाई 17 में क्या हो जाएगा, 2 8 8 2 10 और 10 7 17, 7 बेटा तो आ सकता है ना, क्योंकि इसमें 8 से अधिक नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 7 भर सकते हैं, तो 2 8 7, ये किसका है, क्लोरीन का भाई 17 का, ये किसका है, मैग्नीशियम, यहाँ पे Mg12 का, ठीक है, Mg12, ये किसका भाई, फास्फोरस 15। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बताइए कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन बेटा, अगली क्लास में थोड़ा और टफ, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल वैल्यू करवा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा भी सिंपल क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा टफ और लेवल फिर हाई करते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। भाई एग्जांपल आप क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन क्या भाई यहाँ पे कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा जो नहीं पढ़ा रहेगा उसके लिए भी एक टफ क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल से भाई बात समझो, क्या ये परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु है। ठीक है, ये छोटा वाला क्या है, ये परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु की कक्षा है, पूरा मिलके क्या है परमाणु है। तो बेटा परमाणु जो है 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनता है। परमाणु जो है 3 मूलभूत कणों से मिलकर बनता है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और जो यहाँ पे प्रोटॉन होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के अंदर बैठा मजा करता भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, नाभिक के अंदर बैठकर मजा करता है। तो यहाँ पे समझो कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भाई पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि तीनों होते मूलभूत कण। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में नहीं होता, वायतन कोश में, यहाँ मतलब कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। ठीक है, तथा परमाणु भार 40 है। परमाणु भार 40 है। तो बताइए उस तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बेटा कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा परमाणु भार, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है, तथा परमाणु भार जो है कितना भाई, परमाणु भार 40 है। तो बताइए उस तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन भी दे दे रहा है बेटा, ध्यान सुनो। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगर बेटा आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे देकर आपसे कभी इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ ले, इलेक्ट्रॉन संख्या, दूसरा आपसे प्रोटॉन संख्या पूछ ले या न्यूट्रॉन संख्या पूछ ले, तो आपको एक फार्मूला याद करना बेटा, क्या, परमाणु भार बराबर होता है बेटा, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी बताएं कि जो परमाणु भार होता है वो नाभिक के अंदर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु भार कहाँ होता है, नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर कौन कौन मौजूद होते हैं भाई, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो परमाणु भार बराबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात यहाँ पे लिखी है, परमाणु क्रमांक। वास्तव में परमाणु क्रमांक किसी तत्व का क्या होता है, वास्तव में परमाणु क्रमांक किसी तत्व क्या होता है भाई, जितना किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी तत्व में या किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक होगा। जितना किसी भी तत्व में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो भाई परमाणु क्रमांक के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक को बराबर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। परमाणु क्रमांक को बराबर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या। और एक चीज बताइए, और आप एक जानते हैं किसी परमाणु में उत्तेजित अवस्था में ना हो, अगर समान अवस्था में हो, समान ताप और दाब पर बेटा, तो
मतलब किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो भाई परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन संख्या। भाई मैं ये माइनस और प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या। तो इस बात को आपको याद रखना है क्या कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या। अच्छा अब ये बताइए यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है? 19 है। तो भाई अगर परमाणु क्रमांक 19 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 19, क्योंकि परमाणु क्रमांक संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 19 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 19 होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन संख्या। तो प्रोटॉन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो जिस मतलब किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक पता चल जाए, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता चल जाए तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तुरंत पता चल जाएगा। जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन संख्या होगी, वही क्या होगी? प्रोटॉन संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 19। प्रोटॉन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 19, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 19। ठीक है, प्लस n, हमसे न्यूट्रॉन संख्या पूछ ही रहा है, और परमाणु भार भी हमको पता है। परमाणु भार कितना भाई? 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 49 बराबर 19 प्लस n या न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 19 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 49 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा? n, या 49 में से 19 गए, 49 में से 19 गए, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा 20। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतना हम इसलिए समझाए, बहुत सावधान से समझो। अगर इस क्वेश्चन को एकदम सावधानता अगर आपको पता हो चीजें तो आपको सवाल कैसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल लगाने की जरूरत होगी नहीं जब आपको चीजें पता होंगी आसानी से। कैसे भाई? बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है? 19। अगर आपको एक चीज पता हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, यहाँ पे इसको बताया कि 20 होगा, तो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया बेटा। यहाँ पे एक चीज ये समझना क्या कि अगर आपको यहाँ पे 20 नहीं आएगा इसका आंसर, मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर से एक बार चेक कीजिएगा क्या कि हमें करना क्या है। डायरेक्ट हमें क्या करना भाई, यहाँ पे परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन मतलब मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए। क्या? एक चीज ये पता होना चाहिए कि अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप ये जान लीजिए कि परमाणु संख्या बराबर या परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या। तो यहाँ पे भाई अगर परमाणु क्रमांक 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाएगा और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 19 प्लस न्यूट्रॉन, और परमाणु भार हमारा कितना है भाई? 40। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 40। तो यहाँ पे भाई हमें क्या करना है? न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करना है। तो 40 इधर प्लस 19 इधर आएगा माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 19 हो जाएगा बराबर न्यूट्रॉन संख्या। तो 40 में से 19 घटाएंगे, यहीं पे गलती हुई थी बेटा। यहाँ पे हमने क्या घटाया था? 49 में से शायद क्या घटाया था? 19, ऐसे कुछ घटाया था, तो वहां पे गलत है बेटा। 40 में से 19 के कितना आएगा बेटा? 40 में से 19 के कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, तो 40 में से 19 के 21, तो n का मान कितना आएगा? न्यूट्रॉन का मान कितना आएगा? 21। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? ना ए है, ना बी है, ना सी है। कौन सा ऑप्शन बचेगा? इनमें से कोई नहीं। अगर बेटा आपको यहाँ पे चीजें कैसे पता हो, अगर आपको चीजें पता हो एक सेकंड में सवाल कर सकते हो। कैसे भाई? परमाणु क्रमांक कितना? 19, परमाणु भार कितना है? 40। तो भाई इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो ये अगर 19 है तो इसमें 19 घटा लेंगे डायरेक्ट, तो 40 में से 19 का कितना आएगा? 21। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल हम इस पे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। बेटा हम आपसे केवल ये कहते हैं बेटा आप हमारा सपोर्ट कीजिए। यहाँ से हम आपको बहुत ही अच्छी क्लासें देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, जो भी कमियां हैं लगातार हम लोग दूर कर रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट में बेटा बस कुछ नहीं चाहिए, आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अच्छे। बस हमें आपसे यही उम्मीद है। और आपको आपके एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला बेटा। और यहाँ पे हम आपको शिक्षा के यहाँ पे हम आप लोगों को शिक्षा ही दे रहे हैं, कोई यहाँ पे कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहे बेटा। बस हम आपका सपोर्ट चाहते हैं बस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।